अब बूंदी से आपको बड़ी खबर देंगे। आज बूंदी दौरे पर रहेंगे ओम बिरला। नृसिंह आश्रम में धार्मिक कार्यक्रम में होंगे शामिल। स्थानीय प्रबुद्ध जनों से करेंगे संवाद। स्पीकर ओम बिरला भाजपा कार्यकर्ताओं से भी संवाद करेंगे। तो बूंदी का दौरा ओम बिरला का रहने वाला है। स्थानीय और प्रबुद्ध जनों से संवाद वो करेंगे। नृसिंह आश्रम में आज वो जाएंगे और धार्मिक कार्यक्रम वहां पर हैं जिनमें वो शामिल होंगे। स्पीकर ओम बिरला भाजपा कार्यकर्ताओं से भी इस दौरान संवाद करते हुए नजर आएंगे। श्रीगंगानगर जिले की श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन जुटाने आए सचिन पायलट ने कहा, राजस्थान मेरी कर्मभूमि है। सचिन पायलट ने राजस्थान को अपनी कर्मभूमि बताते हुए कहा कि मैं धांसू दूर कोनी और मीडिया कर्मियों ने जब उन्हें छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाए जाने और राजस्थान से दूर करने की बात पूछी तो उन्होंने कहा कि पार्टी में अलग अलग समय पर अलग अलग दायित्वों पर काम करने का मौका मिला है और राजस्थान हमारी कर्मभूमि रही है। ये तो राज्य राजस्थान ही है, जहाँ प्रचार कर रहे हैं राजस्थान है। देखिए, अलग अलग पार्टी के लोगों को अलग अलग जिम्मेदारियाँ दी जाती हैं। मुझे से पहले जिम्मेदारी दी थी केंद्र में, मैं सांसद रहा, केंद्र का मंत्री रहा, फिर राज्य प्रदेश अध्यक्ष रहा, सरकार का हिस्सा रहा। तो समय समय पर जिस व्यक्ति की जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ उसका योगदान दिया जाता है। जहाँ तक आपने ये सवाल मुझसे पूछा कि राजस्थान से बाहर जाने की बात, तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं धांसू दूर कोनी, ये सबको समझना है कि यहाँ पर हम लोग बहुत लंबे समय से काम करते आए हैं। ये हमारी कर्मभूमि रही है और जब तक राजनीति में हम काम करेंगे, राजस्थान के लोगों की सेवा करते हैं। ईआरसीपी परियोजना को पूरा करना राजस्थान के लिए एक चुनौती बन गया है। बीजेपी सरकार में शुरू हुई परियोजना को कांग्रेस ने आगे बढ़ाया, लेकिन 7 साल में राजस्थान में तीसरा सीएम मिल गया, लेकिन काम 10% भी पूरा नहीं हुआ। लेकिन अब नई उम्मीद जगी है। राजस्थान और एमपी के बीच सहमति बन गई है। कैसा होगा ईआरसीपी का पूरा काम और क्या है नई सरकार का नया मॉडल, देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। ईआरसीपी का शोर तो आपने चुनाव में खूब सुना होगा, लेकिन इस बार लग रहा है कि पूरी राजस्थान का यह सपना सच होने वाला है। राजस्थान चुनाव में बीजेपी ने जनता से ईआरसीपी को लेकर जो वादा किया था वो अब पूरा करने की तैयारी में है। इसी को देखते हुए ईआरसीपी को लेकर केंद्र ने अब नई योजना बनाई है। ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना बनाने की तैयारी है। इस नए मॉडल के तहत ईआरसीपी को अब नदी जोड़ो प्रोजेक्ट में शामिल करके आगे बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। इस मॉडल से ईआरसीपी को एक तरह से राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिल जाएगा। कांग्रेस ने और पूर्व मुख्यमंत्री सम्माननीय अशोक गहलोत जी ने ईआरसीपी पर बहुत राजनीति की, जनता को गुमराह किया। आपने देखा होगा भारत सरकार ने दोनों राज्यों के अधिकारियों से बात करके ईआरसीपी को आगे बढ़ाने के लिए और जनता को कैसे पेयजल की सुविधा हो सके, सिंचाई की सुविधा हो सके, उन 13 जिलों में और जो शेष जो जहाँ उसको बढ़ा सकते हैं उस पर सारा विचार विमर्श किया है। इस नए मॉडल की पुष्टि खुद केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की है। इसी को लेकर दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय में अहम बैठक हुई। इसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। बैठक में ईआरसीपी के संशोधित ड्राफ्ट एमओयू पर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सहमति बन गई है। अब दोनों राज्य के सीएम आपस में बैठक कर फाइनल रूपरेखा तैयार करेंगे। इसके बाद ईआरसीपी को लेकर फाइनल एमओयू साइन होगा, जिसके बाद परियोजना पर काम शुरू हो जाएगा। नई दिल्ली के केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय से राजस्थान वासियों को बड़ी खुशखबरी मिली है। पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों की जनता के सूखे कंठों की प्यास बुझाने के लिए ईआरसीपी परियोजना जल्द मूर्त रूप लेती नजर आएगी। नदी जोड़ो प्रोजेक्ट शामिल होने के बाद इसका 90% पैसा केंद्र सरकार देगी। ईआरसीपी का प्रोजेक्ट 45,000 करोड़ का है। राज्य सरकार को केवल 10% पैसा ही देना होगा, जो 4500 करोड़ रुपए बनता है। ईआरसीपी से 13 जिलों को पीने और सिंचाई का पानी मिलेगा। वहीं ईआरसीपी में 11 नदियों को आपस में जोड़ा जाना है। ईआरसीपी पर कांग्रेस राज में करीब 1600 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, जिसमें नवनेरा बैराज 904 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, जिसका 85% काम पूरा हो चुका है। सरदा बांध का काम 75% पूरा हो गया है। 13 जिलों में इस प्रोजेक्ट के तहत छोटे बांध बनाए जाएंगे। वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस अब बीजेपी पर हमलावर है।
साथ ही ईआरसीपी परियोजना पूरी नहीं करने पर आंदोलन की बात कही है। ईआरसीपी के मुद्दे पर आज केंद्र सरकार ने अधिकारियों को बुला करके और उस पर विचार विमर्श किया है, लेकिन मुझे लग रहा है ये सब लीपापोती का काम है और केंद्र सरकार इस योजना को लागू नहीं करना चाहती। मेरा उनसे अनुरोध है कि इसको जल्दी से जल्दी दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को बुला करके और 50% डिपेंडेबिलिटी पर इसको स्वीकृत करे, तब जा करके सिंचाई और पेयजल के लिए हम लोगों को पानी उपलब्ध हो सकेगा। वहीं ईआरसीपी के जरिए बीजेपी पूर्वी राजस्थान में सियासी जमीन और ज्यादा मजबूत करना चाहती है। ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की मांग को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच खूब सियासी वार पलटवार होता रहा है। ईआरसीपी वाले 13 जिलों में 83 विधानसभा 9 लोकसभा सीट आती है। 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 50 सीटें जीती थी। 5 महीने बाद लोकसभा चुनाव भी हैं। ऐसे में 9 लोकसभा सीटों को साधने की तैयारी है। फिलहाल ये सभी 9 सीटें बीजेपी के पास ही हैं। हालांकि इस परियोजना की शुरुआत वसुंधरा राजे सरकार के दौरान 2016 में हुई थी, जिसके बाद से लगातार इस परियोजना पर सियासत होती रही। 2017 में इसकी डीपीआर केंद्र सरकार को भेजी गई, लेकिन 2018 में सरकार बदल गई। गहलोत सरकार ने इस परियोजना के लिए अलग से बजट भी निकाला था, लेकिन एक बार राजस्थान में सरकार बदली है और परियोजना को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी बीजेपी सरकार पर आ गई है। दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच एमओयू साइन भी करवाया जाएगा। कैमरा पर्सन चंदन पटवाल के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज़ 18 दिल्ली। और चलिए अब बात कर लेते हैं राजस्थान में पड़ रही ठंड को लेकर, क्योंकि आपको बता दें घने कोहरे की चादर में लिपटा इस वक्त पूरा प्रदेश है। पारा गिरने और घने कोहरे ने चिंता बढ़ा दी है, ठंडक बढ़ा दी है। कोहरे और शीतलहर से वाहनों की रफ्तार थम गई है। श्रीगंगानगर में घने कोहरे की वजह से येलो अलर्ट जारी किया गया है। घने कोहरे की वजह से ट्रेनों का संचालन प्रभावित हो रहा है। भरतपुर में कोहरे का कारण विजिबिलिटी 0 है और श्रीगंगानगर में विजिबिलिटी 20 मीटर से भी कम है। चूरू जिले में विजिबिलिटी 30 मीटर से भी कम है। तो ये स्थितियां जो है देखने को मिल रही हैं। आपको बता दें घने कोहरे से जो लंबी दूरी है वो प्रभावित हुई है। माउंट आबू का टेम्परेचर आप देखिए 5 डिग्री सेल्सियस, चूरू का 6 डिग्री सेल्सियस, श्रीगंगानगर का भी 6 डिग्री सेल्सियस इस वक्त तापमान, जैसलमेर का 9 डिग्री सेल्सियस तापमान है। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है। कोहरे ने वाहनों की रफ्तार को रोक दिया है, साथ ही ट्रेनों का संचालन भी जो है वो भी प्रभावित हुआ है। देरी से इस वक्त ट्रेन चल रही है और गंतव्य तक भी देरी से पहुंच रही है। ऐसे में घने कोहरे की वजह से लंबी दूरी की ट्रेनों का संचालन भी प्रभावित हो गया है। अशोक कुमार श्रीगंगानगर से संवाददाता हमारे साथ है। हिमांशु मित्तल कोटा से संवाददाता इस वक्त हमारे साथ है। अशोक, सबसे पहले आपके पास आऊंगी क्योंकि श्रीगंगानगर का तापमान बहुत ज्यादा नीचे गिर गया है और बताया जा रहा है कि कोहरा इस वक्त बहुत ज्यादा पड़ रहा है और विजिबिलिटी भी उससे बहुत कम हो गई है। हाँ बिल्कुल ममता, देखिए राजस्थान का सरहदी जिला है श्रीगंगानगर। न केवल यहाँ पर पिछले 5 दिनों से घने कोहरे ने डेरा डाला हुआ है, बल्कि दिन और रात के तापमान में भी पिछले 2 दिनों से तो गिरावट का दौर भी शुरू हो चुका है। रात का तापमान लगभग 6.5-7 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा रहा है, तो दिन का तापमान बमुश्किल 20 से 21 डिग्री सेल्सियस पहुंच पा रहा है। लेकिन सबसे खास बात, पिछले 5 दिनों से समूचा श्रीगंगानगर जिला घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। मैं सबसे पहले अपने दर्शकों को श्रीगंगानगर के रेलवे स्टेशन का ये नजारा दिखाऊं तो ये देखिए, घने कोहरे की वजह से पूरी तरह से जो दृश्यता है वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो चुकी है। पिछले 5 दिनों से लगातार श्रीगंगानगर जिला घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है, जिसका सबसे ज्यादा जो असर पड़ा है वो वाहनों की रफ्तार पर पड़ा है। विजिबिलिटी लगभग 5 से 7 मीटर फिलहाल श्रीगंगानगर रेलवे स्टेशन पर दिखाई दे रही है, लेकिन आप यकीन मानिए जैसे ही आप सड़क पर बाहर उतरते हैं, शहर से बाहर निकलते हैं, तो ये विजिबिलिटी लगभग 0 हो जाती है, जिससे वाहनों की रफ्तार मानो थम सी गई है। हालांकि अधिकांश वाहन चालकों के द्वारा इस घने कोहरे के बीच घटी विजिबिलिटी के दौरान दृश्यता कम होने की वजह से फॉग लाइट और हेडलाइट जलाकर ही यात्रा की जा रही है। लेकिन श्रीगंगानगर रेलवे स्टेशन से लंबी दूरी की ट्रेन जैसे कि दिल्ली के लिए या फिर हम बात करें कोटा झालावाड़ वाली ट्रेनें, ये लगभग 2 से 3 घंटे की देरी से चल रही हैं। साथ ही साथ श्रीगंगानगर और अंबाला ट्रेन को तो 1 दिसंबर
से ही 29 फरवरी तक के लिए रद्द कर दिया गया है। तो निश्चित तौर पर जहां एक और घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी प्रभावित हो रही है, ट्रेनों और बसों का जो संचालन है वो पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है, तो वहीं लोगों का रूटीन भी पूरी तरह से बदल कर रह गया है। दिनों रात के तापमान में पारा गिरने से किस तरीके से विजिबिलिटी पर असर पड़ रहा है। लौटते हैं आपके पास, हिमांशु मित्तल कोटा से इस वक्त हमारे साथ है। हिमांशु, कोटा में क्या हाल है? क्या वहां पर भी विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है? पारा कितना गिरा हुआ है? क्या टेम्परेचर है? देखिए, न्यू ईयर की जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं, नए साल के वेलकम की तैयारी की जा रही है, लेकिन ठंड के तीखे तेवर के साथ में जो 2024 है उसका वेलकम जो है वो होने वाला है। आपको बता दें कि लगातार जो गलन है वो बढ़ती जा रही है। न्यूनतम तापमान जो है हिमांशु, वो आप कोटा की अगर बात करें तो स्टेशन इलाके में 7 डिग्री तक झील है। जरा तस्वीरों को भी दिखाइएगा, यहाँ पर कोहरा, क्योंकि पारा ज्यादा गिरता है ऐसे इलाकों में। देखिए 7 डिग्री के आसपास पहुंच गया। मैं वो तस्वीर ही दिखाने वाला था और आप तस्वीर देखेंगे, ये कोटा के सिटी हाट किशोर सागर तालाब की है, जहां पर देख सकते हैं कि सुबह का जो मौसम है, सुबह का जो नज़ारा है वो बहुत खास होता है। सबसे बड़ी बात ये कि बीते 4-5 दिन से हम देख रहे थे कि लगातार यहाँ से हम जो कोहरा है वो घना कोहरा, ऐसे में किशोर सागर की जो तस्वीर थी वो पूरी तरह से धुंधली नजर आई बीते 5 दिनों में। लेकिन अगर आज की बात करें तो अच्छी और राहत की बात यह है कि कोहरे का जो असर है वो आज लगभग नहीं है। दूसरी तरफ आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा कि मोटे तौर पर ये जो सड़क है इसे मॉर्निंग वॉकर्स का जो रोड है वो कहा जाता है। मोटे तौर पर ज्यादातर यहाँ पर जो चलने वाले लोग हैं अपनी सेहत को दुरुस्त करने के लिए वॉक करते हुए नजर आते हैं। पास में सीबी गार्डन है, लेकिन दूसरी तरफ देखेंगे तो वो सब अपने आप को कवर अप करके पूरी तरह से ठंड के जो बचाव के जो इंतजामात हैं उनके साथ में आपको यहाँ पर नजर आएंगे। उनके साथ में अपने आप जो है वो अपने जो दैनिक दिनचर्या है उसको यहाँ पर पूरा करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि कोटा दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर है और दिल्ली की तरफ से आने वाली या दिल्ली को जाने वाली जो तमाम यहाँ गाड़ियां हैं उन पर जरूर असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि सवाई माधोपुर के बाद जो है वो घने कोहरे का असर है और ऐसे में बड़े पैमाने पर जो ट्रेन यातायात है वो इफेक्टेड होता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली की तरफ से आने वाली जो गाड़ियां हैं वो कई घंटे की देरी से कोटा पहुंच रही हैं। गलन जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। न्यूनतम तापमान जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोटा के स्टेशन इलाके में 7 डिग्री तक पहुंच गया है। तो ऐसे में जनजीवन जो है वो प्रभावित हो रहा है। घना कोहरा ग्रामीण इलाकों में कई जगह पर देखने को मिल रहा है, जिससे जो असर है वो जनजीवन पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ग्रामीण इलाकों में जो सड़क मार्ग है वहां पर कोहरे की वजह से जो वाहनों की रफ्तार है वो थमी हुई है। तो एक तरफ सर्दी का जो सितम है वो 2023 की विदाई के साथ 2024 का जो वेलकम है उसके साथ में आपको कह दें कि तीखे ठंड के तेवर के साथ में होने वाला है। तो दूसरी तरफ कोहरा जो कि कई जगह पर मोटे तौर पर जनजीवन को प्रभावित करते हुए वाहनों की रफ्तार को थाम रहा है। ठीक है, अशोक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक, अगर मैं बात रेलवे स्टेशन पर क्योंकि आप खड़े हैं, क्या यहां से ट्रेनों का संचालन भी प्रभावित हुआ है? बिल्कुल ममता, देखिए श्री गंगानगर इंटरसिटी ट्रेन को तो उत्तर पश्चिमी रेलवे के द्वारा 1 दिसंबर से 29 फरवरी तक इस घने कोहरे की आशंका के चलते पहले ही रद्द कर दिया गया था। तो निश्चित तौर पर देखिए श्री गंगानगर और पंजाब में और साथ ही साथ जिस तरह से उत्तरी दिल्ली में इस समय घना कोहरा पड़ रहा है उससे ट्रेनों का संचालन बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। हम बात करें श्री गंगानगर से संचालित होने वाली लंबी दूरी की ट्रेनों की, तो देखिए दिल्ली सराय रोहिल्ला के साथ साथ झालावाड़ गंगानगर सुपरफास्ट एक्सप्रेस भी तकरीबन 2.5 से 3 घंटे की देरी से चल रही है। यानी कि ट्रेन यात्रियों के साथ साथ जो बसों का लोकोमोशन है, बसों का संचालन भी बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। लंबी दूरी की लोगों को दिक्कतें भी हो रही है। अशोक, हिमांशु, आप दोनों का बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।